सबसे पहले हम जानेंगे कि HTML होती क्या है। HTML होती क्या है तो हम आपको बता दें, HTML एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है जो कि ब्राउज़र पे रन होती है। ये एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज होती है जो कि हम अपने पेज के स्ट्रक्चर को कैसा दिखाना चाहते हैं इसके लिए बनाई जाती है। और अगर HTML स्टार्ट करना चाहते हैं तो जब भी इसकी कोई भी फाइल अगर हम सेव करेंगे तो वो .html एक्सटेंशन देने के बाद स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। स्टार्ट करने के लिए मैं अपना यहाँ पे एक एडिटर यूज करूंगा जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। जैसा कि आप सभी लोग अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट में से हैं, अगर आपने पहले कभी थोड़ा बहुत इसके बारे में सुना होगा तो आपने विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में ज़रूर ही सुना होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं कि कैसे इसको अगर अगर आपको नहीं पता है कि विजुअल स्टूडियो कोड कैसे काम करता है और कैसे हम इसे यूज़ करते हैं और कहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो दोस्तों इसका डाउनलोड का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप वैसे देखना चाहते हैं तो डाउनलोड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे। यहाँ जाने के बाद अपने ब्राउज़र पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ सर्च करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ आएंगे और यहाँ पे इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद में इस पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद में अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हैं तो विंडोज़ के लिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको लिंक चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इसे डाउनलोड मेरे में ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करता हूँ। डाउनलोड करने के बाद में आपको क्या करना है, सिंपल अपने कोड में यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड में आना है और यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, अपनी एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। मैं यहाँ पे अपनी एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ कि सबसे पहले हम अपनी फ़ाइल में क्या देखने वाले हैं यहाँ पर। तो मैं अपनी इस फाइल का जो नाम है वो फर्स्ट या डेमो करके देख लेता हूँ, demo.html करके, और इसको कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद में यहाँ देखेंगे आपकी जो फाइल का नाम है demo.html, यहाँ पे ये आ चुका है। इसको करने के बाद में साथियों अब आपको करना क्या है कि सब विजुअल स्टूडियो कोड का फ़ायदा भी इसमें बहुत कुछ है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर शिफ्ट और शिफ्ट वन को प्रेस करते हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंटरफेस आता है। देन जैसे ही आप एंटर करोगे तो एंटर करने के बाद में इतना सब कुछ ऑलरेडी पहले से यहाँ पे मिल जाता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा बहुत इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या क्या चीज़ है, किस तरीके से है। तो यहाँ पर अपना जो डॉक्यूमेंट टाइप रहेगा वो HTML रहेगा, जिससे हमारे ब्राउज़र को ये पता रहता है कि ये डॉक्यूमेंट का जो टाइप है वो HTML है। और बाकी हम यहाँ पे अपना HTML टैग स्टार्ट करते हैं। बाकी हेड सेक्शन है। HTML के अंदर जो भी हमारे पूरे पेज के अंदर जो भी हम करने वाले हैं, जो भी सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो HTML टैग के अंदर ही रहेगी। बाकी यहाँ पे अपना हेड जो सेक्शन आता है, हेड सेक्शन के अंदर हम अपनी मेटा इन्फॉर्मेशन और जैसे टाइटल वगैरह या फिर जो कीवर्ड्स वगैरह होते हैं उनको इसके अंदर मेंशन करते हैं। बाकी जो लिंक वगैरह भी होते हैं, कोई हमें अगर एक्सटर्नल लिंक्स वगैरह यूज़ करने हों या फिर हमारी कोई स्टाइल वगैरह के लिंक हों या फिर फॉन्ट वगैरह के लिंक हों, उन सबको हम यहाँ पर हेड सेक्शन के अंदर यूज़ करते हैं। बाकी हमारा ये एक बॉडी सेक्शन होता है, बॉडी कंटेंट होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, बॉडी जो होता है ये एक अपना जितना भी ब्राउज़र के अंदर हमें जो भी शो होता है, जो भी डिस्प्ले होता है वो हमारे बॉडी कंटेंट के अंदर दिखाई देता है। ठीक है, तो आइए आगे स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने क्या किया, इसको सेव कर लिया और सेव करने के बाद में आपको जस्ट क्या करना है, इस फाइल पर राइट क्लिक करना है और यहाँ से इसका कॉपी पाथ करना है। जैसे ही आप कॉपी पाथ करोगे और अपने ब्राउज़र में जाओगे, ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ पे विंडो नई टैब ओपन कर लेना और इसको पेस्ट कर देना और देन एंटर करके आप अपनी फाइल को यहाँ देख सकते हो।
तो टाइटल में अभी यहाँ पर आ रहा है डॉक्यूमेंट, क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा है। तो अब जैसे हमें ये चेंज करना है तो हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ आने के बाद में जो आपको ये टाइटल दिख रहा है, इस टाइटल को अगर आप यहाँ पे चेंज करोगे तो टाइटल को चेंज करते ही ये वहां पे भी चेंज हो जाएगा। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे टाइटल को चेंज करता हूँ HTML ट्यूटोरियल इन हिंदी और इसको सेव करते हैं। सेव करने के लिए आप Ctrl+S यूज कर सकते हैं या फिर आप यहाँ फाइल पे जाएंगे और यहाँ से सेव का आपको ये ऑप्शन मिलेगा और Ctrl+S इसकी शॉर्टकट की है, आप इसे प्रेस करेंगे और यहाँ से सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद जस्ट आपको क्या करना है, अपने उसी जगह पे जाना है जहाँ पे आपने अपनी फाइल को ओपन किया था। तो अभी आप जैसे देखेंगे डॉक्यूमेंट आ रहा है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश करने के लिए आप इसको यहाँ से यूज कर सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, अपने कीबोर्ड में आपको F5 बट की दिख रही होगी, उसको भी प्रेस कर सकते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ से इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और जैसा यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो टाइटल था वो चेंज हो गया है, HTML ट्यूटोरियल इन हिंदी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्या सीखेंगे हम, आगे देखने वाले हैं कि हम इसके अंदर जो हेडिंग है और पैराग्राफ्स हैं वो कैसे लगाते हैं और इमेजेस वगैरह कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो आइए आगे जानते हैं, अपने कोड के अंदर आते हैं। कोड के अंदर आने के बाद में अब हम समझने वाले हैं टैगों के बारे में कि टैग क्या होते हैं और टैग किस तरीके से काम करते हैं। तो दोस्तों टैग जस्ट एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम अपनी कोई भी वैल्यू रखते हैं और वो उस टैग के अकॉर्डिंग अपना रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे HTML हमें 6 टाइप की एक हेडिंग प्रोवाइड करता है, जैसे H1 और ऐसे ही क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट 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 पेस्ट। तो हम यहाँ देखेंगे, इसको करते हैं हम Ctrl+D। दोस्तों Ctrl+D से क्या होगा, यहाँ पर जो भी आपका सेम वैल्यू होंगी वो सेलेक्ट हो जाएंगी Ctrl+D से। तो आप क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 1 को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+D किया और इसको चेंज किया तो यहाँ पे ये हो गया 2। अब ये H2 हो गया। ऐसे ही मुझे ये करना है H3, तो H3 करने के लिए मैंने इसे सेलेक्ट किया और यहाँ से ये H3, फिर ऐसे ये H4 और H5 और लास्ट में H6। यहाँ पे भी आ गया, ओके। तो ये सेव कर दिया। सेव करने के बाद आप यहाँ देखोगे तो सिंपल यहाँ पर हमें क्या मिलता है, जो भी हमने कोड फॉर यू टेक्स्ट लिखा है उसका 6 टाइप के साइज आए हैं। जैसे आप देख सकते हैं सबसे टॉप में जो H1 है वो सबसे लार्जेस्ट हेडिंग है और सेकंड है H2, ये इससे थोड़ी स्मॉल है और ऐसे ही 1 बाय 1 ये 6 टाइम्स तक चलते रहता है। अब क्या करेंगे, ये तो यहाँ से हेडिंग का हो गया। अब पैराग्राफ के लिए सिंपल P टैग होता है। ये P टैग क्या करता है, जो भी हमारा इसमें पैराग्राफ होता है उस पैराग्राफ के लिए हम इसे यूज करते हैं। तो अब हमें कोई पैराग्राफ टाइप करना है तो दोस्तों विजुअल स्टूडियो कोड की एक खास बात और है, यहाँ से हम जैसे ही लॉरेन टाइप करते हैं और यहाँ पे कितने वर्ड हमें टाइप करने हैं ये ऑटोमेटिकली टाइप कर देता है। जैसे हमने टाइप किया लॉरेन और मुझे यहाँ पर 30 वर्ड टाइप करने हैं, लॉरेन 30, देन एंटर, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या करेगा, 30 वर्ड्स यहाँ पे टाइप कर देगा। और जैसे ही आप इसे सेव करोगे, सेव करने के बाद आप वापस अपने ब्राउजर पे आओगे और इसे रिफ्रेश करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो लॉरेन के 30 वर्ड्स थे आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके,
ठीक है, तो अब ये तो यहाँ पे हो गया। अब हम इसके थोड़े से स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चर तो वैसे भी हमने थोड़ा बहुत समझ ही लिया, लेकिन और थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं। तो आते हैं यहाँ पर, हमें सबसे पहले क्या करना होता है, अपनी फाइल को क्रिएट करना होता है। जैसे demo.html है, एक्सटेंशन इसका html होता है, वो लगाना होता है। कंट्रोल एस इसको सेव करना होता है, और अपनी यहाँ पे Shift 1 दबाने के बाद में एंटर प्रेस करना होता है। टाइटल, यहाँ टाइटल होता है, टाइटल को चेंज करना होता है। हेड सेक्शन के अंदर जो भी हमें इंफॉर्मेशन देनी होती है, मेटा इंफॉर्मेशन, वो दे सकते हैं। बॉडी के अंदर क्या करना होता है, हमें अपना सारा जो भी कोड टाइप करना होता है डिस्प्ले कराने के लिए, वो हम यहाँ पे करते हैं। तो तो दोस्तों अब हम थोड़ा जान लेते हैं एडिटर्स के बारे में। किसके बारे में? एडिटर्स के बारे में, कि एडिटर्स क्या होते हैं। तो जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहा हूँ। तो ये अपने आप में ही एक एडिटर है। एडिटर आपका टेक्स्ट कौन सा, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर हो सकता है, या फिर नोटपैड पे भी आप इसे कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस पे भी इसको कर सकते हैं। ये सारे आपके एडिटर्स होते हैं। बाकी रहती है आप इनके अंदर कमेंट्स कैसे बनाते हैं, कमेंट्स कैसे यूज करते हैं। तो कमेंट्स के लिए जस्ट आपको कुछ नहीं करना, अपने उस जिस पार्ट को आपको कमेंट करना है उस पार्ट को सेलेक्ट कीजिए, और कंट्रोल और यहाँ से ये जो स्लैश इसको यूज करोगे, तो यहाँ से ये क्या करेगा, आपके उतने पार्ट को कमेंट कर देगा। अगर आपको इसे वापस अनकमेंट करना है, तो अनकमेंट करने के लिए वापस से कंट्रोल और स्लैश इसको यूज करेंगे, तो वापस से ये क्या करेगा, ये इसे अनकमेंट कर देगा। तो यहां तक की वीडियो तो ये हुआ। तो दोस्तों अब हम थोड़ा जानने वाले हैं कि हमारे टैग, एलिमेंट्स और क्या कहते हैं उसे, एलिमेंट्स, टैग, एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट, ये क्या होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम बात करें टैग के बारे में, अभी आपने यहाँ पर देखा HTML H1 बॉडी और पैराग्राफ टैग, ये सब टैग हैं। टैग अपने आप में एक डायरेक्शन एरो, यानी कि इस लेस देन वाले सिंबल से, इस वाले से, जैसा आपने देखा होगा ये जो सिंबल है इससे स्टार्ट होते हैं, और टैग को एंड करने के लिए भी हम इसी से करते हैं। बट टैग क्या इस तरीके से स्टार्ट होते हैं, टैग को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उस टैग का नाम देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक img एक टैग लिया, ये एक मेरा टैग है, img एक टैग है, और h1 यहाँ पे ये लिया, ये भी एक अपने आप में ही एक टैग है। तो दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि सारे टैग बंद नहीं होते। HTML के अंदर कुछ टैग स्टार्ट होते हैं, बट सारे टैग बंद नहीं होते। जैसे यहाँ पे आपने देखा H1 स्टार्ट हुआ, और यहाँ से स्लैश से ये क्लोज भी हुआ है। बट ये जो img टैग है ये क्लोज नहीं होता है, img टैग को हम क्लोज नहीं करते। अब जैसे एक एंकर टैग होता है, यहाँ पर एंकर टैग में आप सब कुछ देख पा रहे होंगे, जो ए है ये अपने आप में एक टैग है, और इसके अंदर इसकी जो यहाँ पे वैल्यू रहेगी, जैसे मैंने इसको टाइप किया कोड फॉर यू वेब डॉट blogspot.com। सो गाइज ये हमारा एक ब्लॉग है, आप आगे की चीजों की जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या है कि जो code4you.blogspot.com है, ये एक एलिमेंट है, जबकि यहाँ पे ए जो है वो एक टैग है, और जो href हर्फ जो है, हर्फ यहाँ पर अपने आप में एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट जो उस पर कुछ न कुछ अप्लाई करता हो। जैसे कि हम बात कर दें इमेज के अंदर src एक एट्रीब्यूट होता है, और इसके अंदर हम अगर कुछ और चीजें लेना चाहें, जैसे कि आईडी वगैरह, या फिर हम इसका कुछ नेम वगैरह इस तरीके से लें,
तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, अपने आप में एक एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो ये गाइस समझाने के पर्पज से था। बाकी हम एक काम करते हैं, कुछ चीज़ों को करके देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे काम करते हैं। अगर हमें क्या करना होता है, अगर मुझे कभी भी इसके अंदर अपनी एक इमेज लगानी है, तो इमेज के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ img टाइप करूँगा और src टाइप करूँगा। और जो इमेज मुझे यहाँ चाहिए, इमेज को दो तरीके से यहाँ से लगा सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में बड़ी है में जाने के बाद आप अपनी उस इमेज का यहाँ पाथ दे देंगे। ब्राउज़र में जाने के बाद अदरवाइज आप आपके पास से कोई इमेज चूज करोगे, जैसे HTML और मैंने यहाँ से कोई एक इमेज ले लेता हूँ मैं। सपोज जैसे मैं इमेज लेता हूँ यहाँ से HTML की ये, और यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करूँगा और अपने कोड पे जाऊँगा और यहाँ से src के अंदर इसको पेस्ट कर दूंगा और Ctrl+S से इसको कर दूंगा सेव, और अपने ब्राउज़र पे जाएंगे, इसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं वो जो इमेज वहाँ थी वो यहाँ पे आ चुकी है बाय URL। तो साथियों, अब हम थोड़ा जानते हैं कि और टैग्स के बारे में, बाकी के और कुछ भी टैग होते हैं इनके अंदर। जैसे कि मैं अभी बात कर दूं, मुझे एक यहाँ पे एक टैग होता है, जैसे अगर मुझे इन चीज़ों को अपने सेंटर में लेके आना है अपने ब्राउज़र पेज के, जैसे ये आप यहाँ देख सकते हैं ये सभी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मुझे क्या चाहिए, मुझे तो ये सेंटर में चाहिए। तो सेंटर में लाने के लिए मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, एक टैग होता है सेंटर। तो सेंटर टैग यूज़ करेंगे। सेंटर टैग के अंदर आपको जितने भी पार्ट को अपने सेंटर में लेके आना है वो यहाँ आएंगे और उसे इसके अंदर पेस्ट कर देंगे और सेव कर देंगे। सेव करने के जस्ट बाद आप क्या करेंगे, अपने ब्राउज़र में जाएंगे और इसे रिफ्रेश करेंगे। तो जितना पार्ट आपने बनाया था वो सब आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा का सारा इसके अंदर जो सेंटर टैग था सेंटर के अंदर आ चुका है। बाकी अगर आपको चाहिए कि आपका जो पैराग्राफ है वो थोड़ा बोल्ड आना चाहिए, तो बोल्ड के लिए आप क्या करोगे, यहाँ आओगे, जो अपने पैराग्राफ बनाया है उस पैराग्राफ के अंदर एक टैग लोगे, बी टैग। ये क्या करता है, कोई भी आपने जितना भी टेक्स्ट लिखा है उतने टेक्स्ट को आपको ये बोल्ड करके दे देगा। और सेव करेंगे। सेव करने के बाद में वापस इसे रिफ्रेश करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट में आपको यहाँ पर ये बोल्ड हो गया है। अगर आपको ये थोड़ा इटैलिक टाइप में करना है तो इटैलिक के लिए भी आप यहाँ पे आई टैग यूज करोगे। तो आई टैग यूज करने के जस्ट बाद आप क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को इसके अंदर डालोगे और सेव करोगे। सेव करने के जस्ट बाद आप अपने ब्राउजर पे जाओगे और इसे रिफ्रेश करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये इटैलिक भी हो चुका है। तो दोस्तों इसके अंदर ऐसे बहुत सारे टैग हैं जो काफ़ी यूज़ होते हैं, बट जैसा जैसे आप काम करते जाओगे, काम करते करते आपको इन टैग्स के बारे में पता चलता जाएगा। फिलहाल हम इतने चीज़ों को बारे में ही बात करते हैं। बाकी आगे चलने के बाद हम क्या सीखने वाले हैं, यहाँ के एक एट्रीब्यूट है, इसके अंदर एट्रीब्यूट है स्टाइल। तो स्टाइल एट्रीब्यूट क्या करता है, स्टाइल को हम जब यूज़ करते हैं जब हमें अपने किसी भी टेक्स्ट पर या किसी भी एलिमेंट पर कोई अपनी स्टाइल को ऐड करना होता है। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे कोड फॉर यू H1 के अंदर है, तो मैं इसके ऊपर अपनी कोई स्टाइल ऐड करना चाहता हूँ तो जस्ट टाइप करूँगा स्टाइल, और स्टाइल टाइप करने के बाद मैं अगर इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा कलर, और कलर का जो नेम है वो यहाँ पे, या तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कलर का सीधा नाम दे सकते हैं। अगर कलर का नाम नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे कलर का कोड भी दे सकते हैं। कलर कोड जैसे कि आप यहाँ पे #0F0 मैं ये दूंगा और इसे सेव करूँगा। सेव करने के बाद में आप जस्ट अपने ब्राउज़र पे जाएंगे और इसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं उसका कलर कोड से यहाँ से कलर चेंज हो चुका है। बाकी चीज़ें अगर इनका साइज़ वगैरह भी आपको चेंज करना है तो आप इसका साइज़ वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ अगर बढ़ाना चाहूँ तो फ़ॉन्ट साइज़ अगर यहाँ से आप बढ़ाना चाहें, जैसे 5 REM
5 REM और सेव कर दिया। और सेव करने के जस्ट बाद आप इसे रिफ्रेश करोगे तो आप देख सकते हैं इसका साइज को भी आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी इमेज का भी साइज को मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो आप आएंगे, आने के बाद में अपनी IMG टैग के अंदर स्टाइल टैग लगाएंगे और स्टाइल टैग जैसे यहाँ मैंने लगाया और स्टाइल टैग लगाने के जस्ट बाद मैंने क्या किया, यहाँ से साइज मैंने इसकी विद और हाइट, जो विद और हाइट है वो चेंज कर दी। विद मैंने इनकी दे दी और इनकी विद देता हूँ मैं करीबन 500 पिक्सल और जो हाइट है, हाइट भी मैं इनको 500 पिक्सल दे देता हूँ। तो देखते हैं क्या इसका रिजल्ट निकला है। सेव करते हैं, सेव करने के जस्ट बाद अपने ब्राउज़र पे जाते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं इमेज का जो साइज़ है वो बढ़ चुका है। और अगर आप इमेज का साइज़ कम करना चाहते हैं, जैसे कि मुझे चाहिए 50 पिक्सल का, तो यहाँ देखेंगे तो हमारी इमेज जो है वो 50 पिक्सल की हो जाएगी। और आप चेक कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से इमेज छोटी हो चुकी है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको एक टैग और बताऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव टैग है, जिसका नाम है मार्क्यू टैग। तो ये मार्क्यू टैग करता क्या है, आप यहाँ से इसका बिहेवियर और डायरेक्शन, जैसे कि डायरेक्शंस और बिहेवियर में सारी चीज़ें मैं बाद में रखूँगा। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी जो यहाँ से ये है इसको कॉपी करता हूँ और इसके अंदर टैग के अंदर इसके अंदर पेस्ट मार देता हूँ। पेस्ट करने के जस्ट बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मेरा कहाँ गया, हाँ यहाँ देख सकते हैं, मैं तो डर ही गया था कहाँ गायब हो गया, बट कोई नहीं आ गया। तो यहाँ देख सकते हैं मार्क्यू टैग क्या करता है, एक टैग को स्क्रॉल वाइज बनाता है। क्या बनाता है, स्क्रॉल वाइज बनाता है। जैसे कोड फॉर यू यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से गया, जैसे ही यहाँ से गया और देखो यहाँ से जादू से वापस आ गया। तो जस्ट किडिंग। अब अगर हमें क्या करना है, इसका बिहेवियर सेट डायरेक्शन सेट करना है। जैसे कि अभी देख सकते थे ये कहाँ से आ रहा था, ये इधर राइट साइड से आ रहा था और लेफ्ट साइड में जा रहा था। तो अगर हमें इसका डायरेक्शन चेंज करना है तो जैसे मैं इसका कर देता हूँ डाउन। तो डाउन करने के बाद में ये क्या करता है देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये डाउन साइड में जा रहा है। और अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे इसको कर देंगे हम अप और इसको सेव करते हैं। और जस्ट सेव करने के बाद में इसको करते हैं रिफ्रेश। देन यू कैन सी यहाँ से ये क्या हो रहा है, ये जा रहा है अप में जा रहा है। बाकी अगर हमें क्या करना है, इसको लेफ्ट चेक कर लेते हैं लेफ्ट में किस तरीके से है और करते हैं इसको रिफ्रेश। और लेफ्ट जैसा कि डिफ़ॉल्ट आ रहा था वैसा ही है। और अगर हम इसको करेंगे RIGHT राइट और इसको करेंगे सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र पे जाएंगे और इसको देख सकते हैं ये यहाँ से राइट साइड से आने लगा है। सो गाइस यहाँ तक का हुआ काम, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि फेवाइकन क्या होता है, कि फेवाइकन कैसे काम करता है और फेवाइकन होता क्या है। इमेजेस के बारे में तो हमने जान ही लिया। बाकी आप जैसे ही अपने ब्राउज़र पे आते हैं और आप जैसे यहाँ देखते हैं विजुअल स्टूडियो कोड का अपना ही एक अलग इमेज है, गूगल के लिए यहाँ पे एक अलग ही इमेज है। बट हमारे यहाँ पे तो ऐसी कोई इमेज वगैरह आई नहीं रही। तो अब इसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, फेवाइकन का यूज़ करते हैं और ये यहाँ पे इसको फेवाइकन भी बोलते हैं। तो आते हैं कोड के अंदर और कैसे करते हैं इसको। आएंगे, यहाँ आने के बाद में आप टाइटल के पास में ही आप एक टाइप करेंगे लिंक। और जैसे ही आप यहाँ पे इसे इस तरीके से करते हैं तो यहाँ ये हो जाता है। और आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो लिंक रेल स्टाइल शीट है इसको चेंज करके आप आइकन कर दीजिए। आइकन करने के जस्ट बाद आपको क्या करना है, इसका टाइप बता देना है यहाँ पे, और टाइप और इमेज, या फिर आप यहाँ पे इसको आइकन भी कर सकते हैं।
आइकन की स्पेलिंग ठीक है, जो भी है देखते हैं क्या होती है। वापस आप आते हैं और आने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी एक इमेज चूज कर लेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम इसी वाली इमेज को ही उठा लेते हैं और इसको यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं। बाकी अपने कोड के अंदर जाते हैं। एक बार फिर भी मैं एक देख लेता हूँ आइकन, सॉरी गाइस, इमेज आइकन की स्पेलिंग थोड़ी गलत है। यहाँ आते हैं, हाँ, और अपनी जो इमेज का लिंक हमने कॉपी किया था वो इसके अंदर href हर्फ के अंदर डाल देते हैं। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद जस्ट अपने ब्राउज़र पे जाते हैं और यहाँ हम इसको करते हैं एक बार रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चेंज हो चुका है। बाकी आप अब कभी भी इसे चेंज करना चाहें तो इनके फ्यूचर में आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम थोड़ा जानेंगे कि HTML के अंदर टेबल क्या होती है और टेबल कैसे काम करती है। तो टेबल के लिए हमें क्या करना है, सीधा अपने कोड के अंदर जाना है और यहाँ जाने के बाद जितना सब तामझाम हो गया है, हम इसके नीचे आ जाते हैं। हाँ, यहाँ आ जाते हैं, यही देख लेते हैं। तो टेबल को देखने के लिए हम सीधा क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे टेबल, TABL, टेबल। और टेबल के अंदर हम क्या करेंगे, हमें TR क्या होता है, टेबल रो होती है। और इसके अंदर कुछ TH का मीन्स होता है टेबल हेडिंग। अब जैसे मुझे क्या करना है, अपनी एक टेबल बनानी है, उसमें जो टेबल की टॉप वाली जो रो है, यानी कि जो आपने देखी होगी रो आती है, वो यहाँ पे हम इसको TR बोलते हैं। करके देखते हैं कि होता क्या है। जैसे सपोज कीजिए एक स्टूडेंट नाम की एक टेबल है। यहाँ पे मैं एक हेडिंग लिख देता हूँ H1 और इसका नाम मैं दे देता हूँ स्टूडेंट। टेबल का नाम है स्टूडेंट और इस हेडिंग को मैं सेंटर में ले लेता हूँ, सेंटर टैग के अंदर, जिससे कि ये सेंटर में हो जाए। और हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम सबसे पहले काम करते हैं टेबल हेडिंग में। सबसे पहले इसका रोल नंबर और दूसरी टेबल हेडिंग यहाँ बनाएंगे हम स्टूडेंट का नेम। और इसके बाद हम यहाँ पे देने वाले हैं इसका क्लास, कि किस क्लास का स्टूडेंट है। और यहाँ पे स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ, DOB। देन यहाँ पे हम देंगे स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट। तो अब इसको करते हैं सेव और हम चेक करते हैं। सेव करने के जस्ट बाद आप देखोगे यहाँ पे स्टूडेंट नाम की एक टेबल बनी, जिसमें रोल नंबर, नेम, क्लास, DOB और कॉन्टैक्ट, ये चीज़ें हैं। इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, अब हम टेबल के अंदर यहाँ आने के बाद ये हमने एक टेबल की एक रो बनाई, TR यानी कि टेबल की रो। जैसा कि आप देख सकते हैं एक रो में है ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक TR और बनाएंगे, जिसमें इस स्टूडेंट का इस स्टूडेंट का रिकॉर्ड होगा। जैसे टेबल डेटा में इसका रोल नंबर, सपोज कीजिए XYZ, इसका कोई भी एक रोल नंबर है, रोल नंबर 01005 कुछ करके। यहाँ पे इस स्टूडेंट का क्या है, एक रोल नंबर है। मैं यहाँ पे इस स्टूडेंट का यहाँ पे नेम देता हूँ, नेम जैसे मैंने दे दिया विमल। और मैंने यहाँ पर एक इसकी यहाँ पे क्लास मैंने दे दी, यहाँ पे जो भी XYZ। देन यहाँ आते हैं और यहाँ हम क्या देते हैं, इस स्टूडेंट का
डेट ऑफ बर्थ देते हैं 01/01/2001, जो भी दे सकते हैं। और यहाँ पे इसका कांटेक्ट दे देते हैं। कांटेक्ट देने के लिए जो भी आप यहाँ पे कोई भी कांटेक्ट नंबर यूज कर सकते हैं। सेव करेंगे। सेव करने के जस्ट बाद आप क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसी हिसाब से टेबल हेडिंग, टेबल डेटा, यहाँ से ये चीजें आ चुकी हैं। और अगर हम यहाँ आते हैं और यहाँ आने के जस्ट बाद इसी TR को कॉपी करते हैं और पेस्ट 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 सेव करते हैं। सेव करने के बाद में आप चेक करेंगे और इसको करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद में हमारे पास में एक टेबल का रिकॉर्ड आता है। तो दोस्तों अब हमारी यहाँ पे टेबल का भी काम हो चुका है। बाकी आप अगर इनको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब आप कहोगे कि यहाँ पे जो हमारी ये टेबल है, इस टेबल में तो इतना सारा स्पेस खाली है। हम 100% इसकी जो विड्थ है स्क्रीन के अकॉर्डिंग उसको लेना चाहेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप टेबल वाले टैग के अंदर जाएंगे और यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज करोगे स्टाइल, और स्टाइल के अंदर आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो आपको 100% करनी है। जैसे ही आप इसकी विड्थ 100% करेंगे और इसको यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका जो भी रिकॉर्ड है वो अपने 100% की विड्थ ले चुका है। बाकी आप यहाँ से जो ये हैं इनका अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं कि अलाइनमेंट इनका किस तरीके से रहेगा वो आपके ऊपर है। बाकी आप ये चाहते हैं कि इनका बॉर्डर हो तो बॉर्डर देने के लिए आप क्या करेंगे, अपने इसके कोड के अंदर जाएंगे और यहाँ जाने के बाद में हम यहाँ पर इनलाइन CSS दे सकते हैं। बाकी आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, हम यहाँ पे इसके अंदर इंटरनल CSS का यूज करते हैं। इंटरनल CSS यूज करने के लिए जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ आना है और आने के बाद में एक स्टाइल टैग देना है और इसके अंदर आपको किस किस के ऊपर, एक तो टेबल के ऊपर, मुझे टेबल हेडिंग के ऊपर और टेबल डेटा, इसके ऊपर क्या करना है, यहाँ पर एक ना बॉर्डर देना है। तो बॉर्डर देने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, बॉर्डर देंगे, बॉर्डर 1 पिक्सल का, और हम यहाँ पे बॉर्डर 1 पिक्सल और सॉलिड कलर दे देंगे, कोई भी रेड, ब्लैक, ब्लू जो भी आपको देना है। मैं यहाँ पे ब्लैक यूज कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे ब्लैक भी यूज कर सकते हैं। अपने ब्राउजर पे आएंगे और इसे रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के जस्ट बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि हर एक के लिए एक बॉर्डर बना हुआ है टेबल पे और उस सब पे अपना अपना एक बॉर्डर बन चुका है। बाकी आप अगर ये चाहते हैं कि आपकी टेबल का जो डेटा है वो सेंटर में आए तो इसके लिए आप सेंटर टैग भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ से इसका अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सेव करेंगे। सेव करने के बाद जस्ट अपने ब्राउजर पे जाएंगे और इसे रिफ्रेश करेंगे तो इसका जो टेक्स्ट अलाइन था वो भी यहाँ से आपने चेंज कर दिया है। तो आगे की वीडियो जानने के लिए हम आगे चलते हैं। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि लिस्ट क्या होती है, लिस्ट कैसे काम करती है। तो साथियों हम आपको बता दें, जो हमारी लिस्ट है वो लिस्ट यहाँ पर कुछ इस तरीके से काम करती है। हमारी यहाँ पे लिस्ट जो है वो 2 टाइप की होती है। 2 टाइप की, एक होती है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट और दूसरी होती है हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट। तो ये अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट होती क्या है, किस तरीके से वर्क करती हैं, तो हम इनको समझते हैं। फिलहाल इसको कमेंट कर देते हैं। तो आगे आने के बाद अब समझेंगे कि ऑर्डर लिस्ट हम कैसे समझते हैं, ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है और अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहले अपनी ऑर्डर लिस्ट।
ऑर्डर लिस्ट किस तरीके से काम करती है, यहाँ आते हैं। ऑर्डर लिस्ट के लिए हम OL ये टैग यूज करेंगे और इसके अंदर जो टैग यूज होगा वो LI यानी कि लिस्ट आइटम ये होगा। तो यहाँ पे लिस्ट आइटम, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आप लिस्ट आइटम ही लिखें, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस आपको टैग LI यानी कि लिस्ट आइटम ही देना पड़ेगा। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और इसके कई सारे डुप्लीकेट बना देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आ चुके हैं। ऐसे ही यहाँ पर एक अनऑर्डर लिस्ट भी बना लेता हूँ साथ ही जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए। अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे UL। बाकी का सेम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के जस्ट बाद यहाँ पेस्ट करेंगे, इसको सेव करेंगे। सेव करने के जस्ट बाद आप अपने ब्राउज़र पे जाएंगे और इसको रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी ऑर्डर लिस्ट और ये थी हमारी अनऑर्डर लिस्ट। जो ऑर्डर लिस्ट होती है उसमें एक ऑर्डर बन के आता है 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है, जहाँ तक भी आपकी लिस्ट आइटम है वहाँ तक। अनऑर्डर लिस्ट में वहाँ पर एक डिस्क बनी आती है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिनको बुलेट स्टाइल भी बोलते हैं। तो ये यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट होती है जिसका कोई ऑर्डर नहीं होता है। जैसे बाकी आपको अगर इनकी जो ऑर्डर है वो चेंज करने हैं, जैसे 1 2 3 की जगह पे अगर आप इसको A B या C अल्फ़ाबेटिकली रखना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। और यहाँ से डिस्क का स्टाइल चेंज करना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर इनकी स्टाइल को आप नन भी कर सकते हैं। जैसे हम आते हैं अपने कोड में आने के बाद में, अब यहाँ पर आने के बाद तो यहाँ अपने आएंगे, आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ टाइप करेंगे स्टाइल आने के बाद हम क्या करेंगे, लिस्ट स्टाइल टाइप, यहाँ से टाइप करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे थे अभी जो डिफ़ॉल्ट मिल रहा था वो डिस्क था। अब हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसे सर्कल करते हैं और चेक करते हैं अपने ब्राउज़र पे, तो यहाँ देख सकते हैं अभी रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद ये यहाँ से सर्कल हो चुका है। बाकी अगर आपको इसे चेंज करके कुछ और चेंज करना है, जैसे मुझे यहाँ से सर्कल की जगह अमेरिकन या डिस्क ये इस तरीके से जैसे लोअर अल्फ़ा ये चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो वो देख सकते हैं यहाँ से इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। इनके ऑर्डर भी आप चेंज कर सकते हैं। ओके गाइस, सो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, तो दोस्तों आगे की वीडियो में अब हम देखने वाले हैं कि ब्लॉक और इनलाइन किस तरीके से काम करते हैं, कि ब्लॉक और इनलाइन होते क्या हैं। तो ब्लॉक का और इनलाइन का मीन्स क्या है, तो पहले हम बात कर लेते हैं ब्लॉक के बारे में। तो इस HTML के अंदर कुछ टैग होते हैं जो ब्लॉक बेस पे काम करते हैं, कुछ टैग होते हैं जो इनलाइन बेस पे काम करते हैं। ब्लॉक बेस पे काम करने वाले जैसा कि आप H1 ब्लॉक बेस पे जितने भी एलिमेंट्स या जितने भी टैग्स काम करते हैं वह क्या करते हैं, वो अपनी पूरी 100% विड्थ को लेकर के चलते हैं। जैसा कि अगर हम बात करें H1 के बारे में या H2 के बारे में, H3 हेडिंग किसी हेडिंग के बारे में, और हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हैं जैसे XYZ, हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हैं और देखते हैं अपने ब्राउज़र में और इसे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जैसे ही मैं यहाँ पे अगर कोई कुछ और टाइप करता हूँ, कुछ भी नंबर टाइप करता हूँ और इसे सेव करता हूँ, सेव जस्ट करने के बाद मैं अपने ब्राउज़र पे आता हूँ और इसे फिर से रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद में क्या हुआ कि जो H1 था इसने पूरे 100% विड्थ, यानी मेरी जो 100% विड्थ है मेरी स्क्रीन की उसको यूज़ किया है। और इसके बाद में जो भी मैंने टेक्स्ट टाइप किया वो सारा का सारा इसके नीचे आ गया। तो इसका मतलब ये है ये अपनी ब्लॉक प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है। बाकी का यहाँ पे देखते हैं जो इनलाइन प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं अपने बी टैग के बारे में। बी टैग क्या करता है, यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने का काम करता है। जैसे यहाँ पे भी मैंने XYZ कुछ भी टाइप किया और यहाँ पे इसको यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट टाइप कर दिया और टाइप करने के बाद में जस्ट इसको सेव कर दिया।
सेव करने के बाद मैं यहाँ पे इसको देखता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ही यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। और HTML के अंदर स्पेस लेने के लिए हम जो यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, लॉजिकल एंड, BSP और सेमीकोलन। इतना यूज़ करने के जस्ट बाद आपको क्या करना है, कॉपी करना है, सॉरी यहाँ पे एन रह गया, हाँ NBSP, इतना यूज करना है और इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में जितने स्पेस आपको देने हैं उतने स्पेस यहाँ पे दे सकते हैं। $1 NBSP का मतलब है एक स्पेस। आएंगे, आने के बाद अपने ब्राउजर पे इसे रिफ्रेश करेंगे और रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से स्पेस आ गया। तो यहाँ पे एक बी टैग ये रहा और बाकी टेक्स्ट ये रहा। इनलाइन जब हमने यूज किया तो ये क्या कर रहा है, उसे एक ही रो में यूज कर सकता है। बाकी अगर जब जो ब्लॉक प्रॉपर्टी को यूज करने वाले टैग हैं वो केवल अपनी पूरी 100% विड्थ को लेकर के चलेंगे। जैसे ब्लॉक प्रॉपर्टी को यूज करने वाले कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे ब्लॉक प्रॉपर्टी को यूज करने वाले टैग हैं, P टैग है, जो H1 है, H2 है, H3 है और असाइड है। ये सारे के सारे हमारे ब्लॉक प्रॉपर्टी को यूज करने वाले टैग हैं। बाकी और भी टैग हैं जो ब्लॉक प्रॉपर्टी को यूज करते हैं और इनलाइन प्रॉपर्टी को यूज करने वाले भी कई सारे टैग हैं। जैसे हम यहाँ पे बात कर देते हैं, बी टैग है और आई टैग है, ये भी इनलाइन प्रॉपर्टी को यूज करने वाले हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर एंकर टैग के बारे में, तो एंकर टैग भी यहाँ पर इनलाइन प्रॉपर्टी को यूज करने वाला ही एक और टैग है। तो आगे की वीडियो हम देखेंगे, आगे की वीडियो में क्या है। तो दोस्तों अब आगे की वीडियो में हम देखने वाले हैं थोड़ा आईडी और क्लास के बारे में। तो इसके पहले यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो गया ये सब, तो हम इसको यहाँ से इतना क्लियर कर लेते हैं। कितना क्लियर कर लें, इसको हटा देते हैं यहाँ से और थोड़ा यहाँ से हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, हाँ इतना बहुत है। इसे हटाने के बाद अब हम देखते हैं हमारा पेज कुछ, हाँ अब थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। बाकी आते हैं, यहाँ आने के बाद में दोस्तों अब हम देखने वाले हैं किसके बारे में, आईडी और क्लास के बारे में। क्या आईडी और क्लास करती क्या है और क्या इनका यूज है। तो दोस्तों जैसे कि हम सबसे पहले बात करने वाले हैं क्लास के बारे में कि क्लास क्या काम करती है, एक क्लास का क्या रोल होता है HTML के अंदर। तो एक क्लास जो है वो एक एट्रीब्यूट है जिसके थ्रू हम किसी भी टैग की प्रॉपर्टी यानी उसके एलिमेंट के ऊपर अपनी स्टाइल को एक्सेस कर सकते हैं, उसके ऊपर स्टाइल लगा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे जो मेरी TR है, इस TR के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ और इसके लिए यहाँ पे स्टाइल टैग, सॉरी यहाँ पे इसकी एक क्लास देता हूँ, क्लास, और इस क्लास का एक नाम देता हूँ। इस क्लास का जो नाम है मैं देता हूँ रो। ऐसे ही इसे कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद जितने भी मेरी TR हैं उन TR पे दे सकता हूँ मैं। अब मुझे क्या करना है, इस TR से जिन जिन पे यहाँ से सब पे पेस्ट करना है दोस्तों। ओके, then here, next here। तो अब हमने यहाँ पे सभी पे ये पेस्ट कर ली है। तो आगे आते हैं यहाँ अपने स्टाइल वाले, इसके अंदर स्टाइल वाले सेक्शन के अंदर, और हमने जो क्लास बनाई थी तो उस क्लास के ऊपर हम अपनी कोई CSS यानी थोड़ी स्टाइल, थोड़ी फॉर्मेटिंग ऐड करने वाले हैं। कैसे यूज करेंगे, तो जब भी हम स्टाइल के ऊपर कोई भी फॉर्मेटिंग यूज करते हैं, कोई भी फॉर्मेटिंग ऐड करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमने उसकी क्लास यूज की है, क्या यूज की है, अगर उसकी क्लास यूज की है तो हम यहाँ पे डॉट लगाएंगे और क्लास जो दी है, जैसे हमने क्लास का नाम दिया है रो, REOW, सॉरी RW,
यहाँ आएंगे और यहाँ आने के बाद अब हमने क्या किया, इस सभी की रो पे हमने क्या कर रखा है, क्लास दे रखी है। अब हम यहाँ पर आने के बाद जो कलर देंगे, कलर कलर यहाँ पर हम दे देते हैं रेड। और जैसे ही हम यहाँ कलर रेड देते हैं और आप यहाँ आकर के चेक करोगे तो यहाँ जितने भी ये टेक्स्ट हैं उन सभी का कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अब हमने ये जितनी भी रो, अब हमें क्या चाहिए दोस्तों, हमें तो ये चाहिए कि हमारी जो टेक्स्ट है वो रेड आ गए, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा है। जो हमारी ये टी एच यानी कि टी हेड है, इसका कुछ और कलर होना चाहिए। तो इसके लिए हम चेंज कर सकते हैं किसके अंदर, यहाँ अपनी जो टी एच यानी ये दे रखे हैं इनके अंदर चेंज कर सकते हैं, या फिर यहाँ से इसको यहाँ से हटा सकते हैं फर्स्ट वाली रो को। इसको जैसे ही मैंने क्या किया, यहाँ से हटाया तो इसके ऊपर से ये CSS यानी कि ये वाली फॉर्मेटिंग हट जाएगी, ये वाली स्टाइल यहाँ से हट जाएगी। ऊपर जो रोल नंबर नेम है और यहाँ पे इस वाले से, तो इसे जैसे रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये सब हट चुके हैं। बाकी इनका फॉन्ट वगैरह अगर चेंज करना है वो भी आप डायरेक्ट यहीं से एक्सेस कर सकते हैं, और अगर कुछ और भी चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे चेंज ये करना है, हाँ, तो आते हैं यहाँ पे, इस रो के अंदर आ गए हम। अपने जो हमने यहाँ पे कलर दे रखे हैं अच्छे अच्छे, यहाँ पे इनका कुछ बैकग्राउंड कलर भी हम दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर जैसे हमने दे दिया इनका, यहाँ पे हम ब्लैक दे देते हैं, ब्लैक, और सेव करते हैं। तो थोड़ा ये अजीब सा लगेगा, मुझे तो ऐसे लगता है, बहुत ही ने थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा है। तो आते हैं अपन, यहाँ पे आने के बाद हम इसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो तो ठीक है, ठीक है, इसको एक काम करते हैं, ये येलो दे देते हैं कलर हम इसको, और चेक करते हैं तो कैसा दिखता है। हाँ, लुक लाइक मस्ट बेटर। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है। और अगर हमें ऊपर वाला ये जो हेड है इसको अगर हमें चेंज करना है तो हम यहाँ से आने के बाद यहाँ इसको कर सकते हैं, इसकी जो क्लास है वो अलग से रख सकते हैं। तो ये ही हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे एंड देन पेस्ट करेंगे और इसका नाम दे देंगे रो हेड। क्लास इसका हमने रो हेड दे दी है, और इस क्लास को कर लेंगे कॉपी, और इसकी क्लास जो फर्स्ट वाली रो है यहाँ पर क्लास एंड देन पेस्ट, और यहाँ आएंगे और हम इसका जो बैकग्राउंड कलर है, नॉर्मली कलर जो हम देंगे वो इसका जो कलर होगा वो होगा वाइट, और बैकग्राउंड जो कलर है वो हम यहाँ पे येलो रखेंगे, नहीं कुछ में अलग बन गया, ब्लैक रखते हैं, ब्लैक। ओके, तो चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का बना हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है ये, और हम इस पे और भी काम कर सकते हैं। तो अब हम अभी तक हमने क्लास का यूज करके देखा है, तो क्लास कैसे यूज कर रहे थे। आईडी भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, आईडी एक एट्रीब्यूट होता है, वो भी ऐसे ही काम करता है। तो आईडी के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट H1 है, तो यहाँ पे हम इसकी एक आईडी दे देते हैं। एक इसकी आईडी मैंने दे दी माय हेडिंग, ये मैंने इसकी एक आईडी दे रखी है। और इस पे भी हम स्टाइल या फॉर्मेटिंग या जावास्क्रिप्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। जब हम जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तो हम क्लास और आईडी दोनों को ही जावास्क्रिप्ट से टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें इसके ऊपर कुछ अपनी फॉर्मेटिंग और ऐड करनी है बाय यूजिंग आईडी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हैशटैग लगाएंगे और आईडी का जो नाम है जैसे माय हेडिंग देंगे और इसे बंद कर देंगे। बिल्कुल सही दिया है क्या? अगर नहीं सही दिया है तो दोबारा से इसे कॉपी मार देंगे, ठीक है।
और हेडिंग यहाँ पे देख सकते हैं आप, आते हैं तो ये इस वाली हेडिंग की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर आने के बाद में हम इसका कलर थोड़ा चेंज करते हैं। कलर चेंज करने के लिए सिंपल आपको कुछ नहीं करना, कलर टाइप करना है और यहाँ से इसका जो कलर रखना है आपको, वो कलर आप यहाँ से रख सकते हैं। जैसे इसके अंदर अलग से पहले से कुछ कलर्स हैं, जैसे टमाटो है, टमाटर नहीं है बट टमाटो कलर है इसका, तो रख सकते हैं। बाकी आप यहाँ से इसे चेक कर सकते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। बाकी अगर आपको अपने बैकग्राउंड का जो ये वाइट बैकग्राउंड दिख रहा है इसको चेंज करना है, तो इसके चेंज करने के लिए आप अपने बॉडी सेक्शन में जाएंगे या फिर आप यहीं से ही इसी जगह से इसके बॉडी कलर को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद मैंने इसके बॉडी कलर में चेंज कर दिया। बॉडी कलर के लिए जैसे मैंने इसका कलर रख दिया बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर यहाँ से आप जो भी देना चाहें, ब्लू ब्लैक वगैरह जो भी आपको देना है, जो आपको अच्छा लगता है वो आप दे सकते हैं। सेव कर दिया। सेव करने के जस्ट बाद आप इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिखेगा और आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं एक ऐसा टैग जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिसको हम आई फ्रेम बोलते हैं। तो बेसिकली जो आई फ्रेम है वो यूज किया जाता है एक वेब पेज के अंदर एक और वेब पेज शो करने के लिए। आई फ्रेम क्या करता है, एक वेब पेज के अंदर दूसरे वेब पेज को डिस्प्ले करता है। जैसे कि आई फ्रेम हम टाइप करेंगे यहाँ पे और आई फ्रेम के अंदर हमें कुछ यहाँ पे एट्रीब्यूट मिलते हैं, जैसे एसआरसी, कौन सा वेब पेज आपको यहाँ पे इसके अंदर शो करना है। अब जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं आऊँगा यहाँ पे और मैं यहाँ आने के जस्ट बाद ही क्या करूँगा, यूट्यूब टाइप करूँगा। और यूट्यूब टाइप करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपनी वीडियोस को भी इसके अंदर लगा सकते हैं। जस्ट आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ आना है। आने के जस्ट बाद ही आपको टाइप करना है कोड फॉर यू। और कोड फॉर यू टाइप करने के बाद में जैसे आप यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये हमारा चैनल देखने को मिलेगा। और आपको जस्ट क्या करना है, इसको सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के जस्ट बाद ही आपको यहाँ से मैं इस वाले पेज को कॉपी करूँगा और अपने कोड के अंदर आऊँगा और एसआरसी जो दिख रहा था उसके अंदर पेस्ट कर दूंगा। उसकी जो विद हाइट यहाँ पे सेट करनी है, जैसे मैं यहाँ पे इसकी जो विद है वो दे दूंगा। यहाँ पे विद दे देता हूँ मैं 800 पिक्सल और इसकी जो हाइट है वो भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। जैसे मैं 600 पिक्सल यहाँ पे इसकी हाइट दे देता हूँ। पिक्सल नहीं देना, ठीक है, ओके। और इसे सेव करना है। सेव करने के जस्ट बाद आप क्या करेंगे, अपने जहाँ पे आपने अपना कोड रन किया था, जैसे यहाँ किया था, इसको रिफ्रेश करना है। और रिफ्रेश करने के बाद में क्या हुआ, www.youtube. refuse to connect, ओके, नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक काम करते हैं, कुछ दूसरा ले लेते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हम जैसे ले लेते हैं हमारा ब्लॉग है, जैसे ब्लॉगर ब्लॉग कोड फॉर यू और web.blogspot.com। जैसे ही आप इसको सर्च करोगे, आप जैसे ही इसे सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और आपको जस्ट क्या करना है, इस यहाँ से इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के जस्ट बाद ही आपको अपने आई फ्रेम में आना है और आई फ्रेम में आने के जस्ट बाद इसे पेस्ट करना है, सेव करना है और इसे यहाँ से चेक करना है। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ से जो मेरा पूरा ब्लॉग था वो पूरा कंप्लीट ब्लॉग यहाँ पे आ चुका है। तो आप अपने ब्लॉग को भी इस तरीके से इसके अंदर इंटरनली रख सकते हैं। एक टैग के अंदर देख सकते हैं आप यहाँ पर अपनी पूरी
फुल वेबसाइट को भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ से रीड मोड करोगे तो देख सकते हैं आप उस चीज के लिए कंप्लीटली उस वाले टेक के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। आपको यहाँ पे सारे फीचर्स मिल जाएंगे जैसे कि यहाँ पे आपको ब्लॉग के अंदर मिलते हैं। आप यहाँ से कंप्लीटली इसे यूज कर सकते हैं। तो ये था आई फ्रेम, ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये पूरी कंप्लीट वेबसाइट को एक ही टैग के अंदर दे देता है, एक ही ब्राउजर के अंदर दे देता है। इसी तरीके से अगर आप कभी भी अपना यूट्यूब की वीडियोस को भी लगाना चाहते हैं, तो जैसे कि हमारी कोई एक वीडियो उठा लेते हैं हम, जैसे ये है एनिमेटेड फॉर्म वाली, सॉरी कैलकुलेटर क्रिएट करने वाली, तो आप जैसे ही आप इसको यहाँ से शेयर करेंगे तो शेयर के लिए यहाँ से शेयर का ऑप्शन आएगा। सॉरी शेयर के लिए यहाँ से एम्बेड करेंगे और यहाँ से आपको क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। जैसे ही आप इसे कॉपी करते हैं और अपने इसके अंदर आते हैं यहाँ से और इसको करते हैं पेस्ट, तो ये भी एक आई फ्रेम ही है यहाँ पर, बट कुछ चीज़ें बढ़ गई हैं। और जैसे ही आप इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे, सेव करने के जस्ट बाद ही आपको क्या करना है, अपने ब्राउज़र पे वहाँ जाना है जहाँ पे आपने अपना कोड रन किया था। जैसे मैंने यहाँ किया था, इसे रिफ्रेश करना है और रिफ्रेश करने के जस्ट बाद ही आप यहाँ देख सकते हैं हमारी वो वीडियो जो यूट्यूब पे थी वो यहाँ भी आ चुकी है और यहाँ पे भी ये प्ले हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप इसे यहीं से ही फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, आप यहाँ से ये चीज़ें कर सकते हैं, वीडियोस भी लगा सकते हैं, अपने खुद के यूट्यूब चैनल की खुद की वीडियोस भी लगा सकते हैं। आगे देखते हैं। तो दोस्तों इतना सब कुछ देखने के बाद में अब हम देखते हैं कि HTML के फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। फाइनली हम अपने फॉर्म पे पहुंच गए हैं। तो फॉर्म पे आने के बाद हम क्या करते हैं, बाकी की जो ये सारी चीज़ें हैं इन सबको हटा देते हैं, इनकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे अपने फॉर्म को समझने वाले हैं। तो फॉर्म को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को यहाँ से हटा देंगे और इन्हें हटाने के जस्ट बाद आप क्या करेंगे, ये सबको भी यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ हटाने के बाद में हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं, फॉर्म यूज़ करने वाले हैं। तो हम एक हेडिंग रख लेते हैं H1 और इसके अंदर हम रखते हैं, हम क्या यूज़ करने वाले हैं, फॉर्म यूज़ करने वाले हैं, तो फॉर्म रखेंगे। देन यहाँ पर हम जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, फॉर्म टैग, एक फॉर्म टैग बनाएंगे, फॉर्म टैग लिखेंगे और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ एक्शन आता है। एक्शन का मीन्स होता है सबमिट होने के बाद हमारा जो यूआर है, यानी हमारी जो भी वैल्यूज़ जो भी रिकॉर्ड हैं वो कौन से पेज पे रीडायरेक्ट होंगे। तो इसके लिए अभी हमें किसी भी पेज पे रीडायरेक्ट नहीं करना है, तो सबसे पहले हम इसे हैशटैग लगा देते हैं। हैशटैग के थ्रू ये इसी पेज पर रहता है। बाकी चीज़ें, हमारा फॉर्म यहाँ पे रेडी हो गया है। फॉर्म के अंदर हम क्या क्या चीज़ किस टाइप का अपना फॉर्म रखने वाले हैं, जिसके अंदर हम अपना फॉर्म रखेंगे उसके अंदर हमारा यूज़र का नेम होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए, ईमेल का पासवर्ड चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए। तो इस तरीके के हम चीज़ें यहाँ पे रख लेते हैं। जैसे कि फॉर्म है, फॉर्म के अंदर एक इनपुट टाइप फील्ड बनाते हैं, इनपुट टाइप फील्ड। तो ये इनपुट टाइप फील्ड क्या करेगा, यहाँ पे ये बताएगा कि यहाँ पे क्या रखना है। एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करके देगा जिसमें यूज़र अपनी वैल्यू फिल करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ आते हैं वापस, तो अपने फॉर्म के अंदर इसे रिफ्रेश करते हैं तो हमें फॉर्म मिलता है। फॉर्म के अंदर हमें एक यहाँ पे वैल्यू एंटर करने के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स मिलता है। बाकी चीज़ें हम फिर वापस आते हैं और ऐसे ही हम इसको क्या करते हैं, इसका एक लेबल बनाते हैं। तो लेबल के लिए हम यहाँ पे ये क्लिक करेंगे और लेबल में हमें रखना है फर्स्ट नेम रखेंगे और यहाँ पर जो क्लास है वो क्लास रख देते हैं हम इनकी txt फील्ड, टेक्स्ट फील्ड रखते हैं ऐसे ही। और इसकी जो भी आईडी रखते हैं, आईडी एक यूनिक वैल्यू होती है जो किसी एलिमेंट के लिए यूज करी जाती है। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ आईडी ये एफ नेम है, तो यहाँ पे मैं इनके लिए एफ नेम ये इसकी आईडी यूज कर रहा हूँ।
बाकी आप यहाँ पे और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट नेम लेंगे हम यूज़र का, एक लास्ट नेम लेंगे, एल नेम, और यहाँ पर जो चीज़ें कुछ यूज़ करने वाले हैं, यूज़र का हम ईमेल यूज़ करने वाले हैं। तो ईमेल, यहाँ से टेक्स्ट टाइप भी हम इसका ईमेल कर देंगे। ईमेल का पासवर्ड, तो ये पासवर्ड टाइप होगा, और यहाँ पे भी हम टाइप करेंगे पासवर्ड। उधर फोन उठा के लेके रुक जाओ। इसका नाम हम इसकी आईडी का ईमेल करते हैं। और इसकी आईडी का नाम पासवर्ड। अभी हमें क्या करना है, अब हमें अपने फॉर्म को चेक करना है कि हमारा जो फॉर्म है वो कैसा बना है। रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से बन चुका है। बाकी हम अब इसे थोड़ा और अच्छा लुक देने के लिए यहाँ पे एक BR टैग है। अगर कभी हमें अपनी लाइन को ब्रेक करना होता है तो हम यहाँ पे BR टैग को यूज कर सकते हैं। सेव करते हैं। जस्ट सेव करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसे रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद में आप यहाँ देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से बन चुका है। बाकी आते हैं और हमें क्या चाहिए, अब एक अपने फॉर्म को सबमिट करने के लिए एक बटन चाहिए। तो यहाँ पे हम एक बटन बनाएंगे, बटन, और बटन की जो वैल्यू है वो सबमिट, वो दे सकते हैं सबमिट। और यहाँ पे हम इस बटन का टाइप जो है वो रखेंगे सबमिट। बटन टाइप सबमिट रखने के जस्ट बाद ही हम इसे सेव करेंगे। सेव करने के जस्ट बाद ही इसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं बटन सबमिट यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। थोड़ा सा इसे और फॉर्मेट करेंगे। इसके अंदर डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये चीज़ें लेते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ वगैरह के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने एक इसे BR टैग को यहाँ पे लगाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने एक डेट ऑफ बर्थ के लिए फील्ड बनाना है। तो हम यूज़र की डेट ऑफ बर्थ लेंगे। डेट ऑफ बर्थ लेने के लिए हमें क्या करना है, इसी फील्ड को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट मारता हूँ और DOB, यहाँ पे इसका टाइप हम डेट करते हैं और DOB सेव करेंगे, चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से आ चुका है। बाकी अब हमने इनकी जो क्लास बनाई हुई है, क्लास बनाने के बाद में हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ आने के जस्ट बाद ही हमें क्या करना है, एक स्टाइल टैग लगाना है। स्टाइल के अंदर आने के जस्ट बाद ही हमें अब क्या करना है, अपना एक जो फॉर्म हमने बनाया हुआ है फॉर्म, उस फॉर्म के ऊपर थोड़ी सी हम यहाँ पे स्टाइल देने वाले हैं। तो पहले मैं लेबल के ऊपर कुछ स्टाइल दे देता हूँ, और लेबल के ऊपर स्टाइल देने के बाद इस लेबल का जो कलर है वो चेंज करूँगा। यहाँ पे लेबल का कलर तो यहाँ पे इसका जो कलर है वो कलर मैं यहाँ पे लेबल का कलर रखता हूँ ब्लैक या कुछ और, मैं ब्लू रख लेता हूँ। यहाँ पे ब्लू लेके चलते हैं। और जो इनका साइज है, फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। फॉन्ट साइज में 24 pt ये कर देता हूँ और चेक करते हैं
कि लेबल का जो साइज़ है वो कितना बड़ा है, वो कुछ इस तरीके से आ चुका है। और अब आते हैं हम अपने टेक्स्ट फील्ड पे। तो यहाँ पे हमने इसकी एक क्लास बनाई थी txt, पहले क्लास है तो txt, और इसकी फील्ड जो है field, फील्ड यही रखी थी, ये है। अब हम क्या करते हैं, टेक्स्ट फील्ड, इसके लिए हम इसकी विड्थ और हाइट थोड़ी चेंज करेंगे। विड्थ रखते हैं हम इनकी 500 पिक्सल की, और जो हाइट है वो 40 पिक्सल। अब सेव करेंगे। सेव करने के जस्ट बाद आप यहाँ पे तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ रिजल्ट इस तरीके से आ चुका है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से ये चीज़ें आ चुकी हैं। बट आप यहाँ पे देख रहे होंगे पासवर्ड वाले फील्ड में ये पासवर्ड टाइप आ रहा है, और यहाँ ईमेल वाले में अगर आप जैसे इसे करते हैं तो यहाँ पे हम इसकी ईमेल दे सकते हैं। यहाँ पे ईमेल देंगे gmail.com, बट इसके अंदर का जो फील्ड में टेक्स्ट है वो कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। तो इसको और अच्छा दिखाने के लिए हम यहाँ से अपने टेक्स्ट फील्ड जो है यहाँ पे इनका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देंगे, फॉन्ट फैमिली, और कुछ जो भी आपको देनी है मैं यहाँ पे ये देता हूँ। और फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं। फॉन्ट साइज यहाँ पे करते हैं हम 20, और सेव करते हैं, चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉन्टों का साइज भी बढ़ चुका है। फॉन्ट साइज बढ़ने के साथ साथ अब हम क्या करते हैं, यहाँ अपनी बटन जो है, इस बटन को भी हम थोड़ा और एनिमेट करते हैं, थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। तो बटन को अच्छा बनाने के लिए हम बटन पे ये यूज़ करेंगे। बटन का जो साइज़ है, विड्थ और हाइट है वो चेंज करेंगे। बटन की विड्थ हम देते हैं यहाँ पे 100 पिक्सल, हाइट देते हैं 40 पिक्सल, 50 पिक्सल देते हैं, और सेव करते हैं, चेक करते हैं। देख सकते हैं यहाँ कुछ इस तरीके से बटन का साइज और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। विड्थ हम कर देते हैं इसकी करीबन 150 पिक्सल, और इसके अंदर के फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं। फॉन्ट साइज हम अपने वही रखते हैं 20 पिक्सल, 20 pd, और चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बटन कुछ इस तरीके का आ चुका है। तो ये हमारा फॉर्म रेडी हो चुका है। यहाँ पे इस तरीके से हमारा ये फॉर्म भी बनता है। फॉर्म की अगर आपको कोई बॉर्डर देना है फॉर्म में, तो आप यहाँ पे सीधा स्टाइल टैग दे करके बॉर्डर 1 ऐसे भी दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जितना भी फॉर्म था, जितना भी फॉर्म का एरिया था, उस सब में एक बॉर्डर बन चुका है। अपने फॉर्म के अंदर हमें थोड़ी सी पैडिंग देनी होगी, तो हम पैडिंग वगैरह थोड़ा स्पेस देना चाहते हैं तो स्पेस भी दे सकते हैं। बाकी वैसे तो ये सारा पार्ट CSS का है, आगे हम CSS देखेंगे तो CSS के अंदर काम करेगा। थोड़ा बहुत हम बढ़ा देते हैं फिर भी यहाँ पे पैडिंग, और 10 पिक्सल। सेव करते हैं। सेव करने के जस्ट बाद ही हम यहाँ पे देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे, थोड़ा सा स्पेस बढ़ गया। तो यहाँ ये सब होता है, ये फॉर्म बन चुका है हमारा। अगर हम यहाँ पे अपना नाम डालें और edit.com, पासवर्ड 0567 जो भी डालना है, डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं 010101, कुछ भी।
और इसे सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा फॉर्म बनाने का तरीका। हम यहाँ से फॉर्म भी बना सकते हैं। अगर आप अपने इस फॉर्म में कुछ और वैल्यूज़ बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ भी बढ़ा सकते हैं। वैल्यूज़ जैसे कि मुझे यहाँ से यूज़र से पूछना है, उनका जेंडर पूछना है, तो यहाँ पे जेंडर के लिए भी लगा सकते हैं। जैसे ये पेस्ट किया और यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं जेंडर। तो इसके लिए यहाँ पे रेडियो हम ये ले लेते हैं, इनपुट टाइप रेडियो ले लेते हैं और वैल्यू मेल फीमेल इस तरीके से दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये 2 आ चुके हैं। नहीं नहीं जेंडर यहाँ पे भी नहीं जेंडर। बाकी यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं मेल और यहाँ पे फीमेल। सेव एंड देन रिफ्रेश। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे चेक बॉक्स भी लगाना चाहें तो चेक बॉक्स लगाने के लिए भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चेक बॉक्स के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, एक लेबल लगाना होगा। जैसे अगर यूज़र से हम कोई चीज़ और लेना चाहते हैं, कोई फैसिलिटीज़ वगैरह लेना चाहते हैं या और चीज़ें पूछना चाहते हैं तो वो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, हम लगा लेते हैं, इसी को पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद में मैं यहाँ से उनसे पूछ लेता हूँ उनकी एजुकेशन। तो यहाँ पे चेक बॉक्स ये हटा देना है। यहाँ से 12th, यहाँ पे 10th 12th और आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ा सकते हैं BCA और जो भी आप कर रहे हो वो चीज़ें आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे एक BR टैग ले लेते हैं हर चेक बॉक्स के बाद एक। तो यहाँ देख सकते हैं रिफ्रेश करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं उनकी एजुकेशन जो है वो यहाँ से हम एक BR टैग यहाँ भी लगा देते हैं, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो अगर वो अपनी एजुकेशन में यहाँ से कुछ डालना चाहें, 10th वगैरह 12th वगैरह ये सारी चीज़ें कर चुके हैं तो यहाँ से वो ले सकते हैं। अगर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए हम यहाँ पे एक फील्ड बढ़ा देते हैं और यहाँ से टाइप रखते हैं नंबर, फ़ोन नंबर, फ़ोन। तो जैसा आप चेक करेंगे रिफ्रेश तो यहाँ पे फ़ोन बढ़ चुका है। यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू नहीं जाएगी, ओनली केवल नंबर्स ही जाएंगे। बाकी अगर आप ये चाहते हैं
अगर आप चाहते हैं कि आपके यूज़र को यहाँ पे कुछ हिंट दिखती रहे तो उसके लिए आपको प्लेस होल्डर यूज़ करना पड़ेगा। प्लेस होल्डर कैसे यूज़ करते हैं वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे प्लेस होल्डर के लिए प्लेस होल्डर टाइप कीजिए और जैसे यूज़र का फर्स्ट नेम है तो यूज़र फर्स्ट नेम, ठीक है। ऐसे ही आप इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए। इसके अंदर आपको करना पड़ेगा यूज़र का लास्ट नेम और ईमेल, यूज़र ईमेल, यहाँ से पासवर्ड, और यहाँ पे फ़ोन नंबर, और अब चेक कर सकते हैं सभी के अंदर यहाँ पे ये चीज़ें आ चुकी हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारा फॉर्म रेडी हो चुका है और हमारे आज की HTML की वीडियो में इतना ही है। आगे की वीडियो में हम CSS वगैरह जानेंगे और सबके लिए आप देखेंगे CSS के पार्ट में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।